ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं शिक्षाविद डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे और पत्रकार संतोष पाठक। प्रमोद जी, चर्चा की शुरुआत तो सबसे पहले हम इसी बात से करेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को ये समझाइए कि जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा है आखिर ये है क्या और इसका महत्व क्या है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है तो उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक व्यवस्था में ले जाने के लिए उस शिक्षा नीति को कैसे व्यवहार में लाना है, विषय वस्तु के साथ उसको कैसे जोड़ना है, शैक्षिक जो प्रक्रिया होती है उसके साथ कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें उस पर आधारित होती हैं। शिक्षा नीति मान लीजिए कि 15 वर्ष पर बना तो करिकुलम 5 वर्ष पर बनता है, क्योंकि हर 5वें वर्ष यह मान के चला जाता है कि सामाजिक आवश्यकताओं में परिवर्तन आ गया है। तो एक तरह से शैक्षिक व्यवहार के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जरूरत पड़ती है। और देखिए उसमें लिखा हुआ है फ्रेमवर्क, रूपरेखा। रूपरेखा से अभिप्राय यह है कि ये कभी भी कानून की तरह ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आदेशात्मक है। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा नीति का कैसे उपयोग करेंगे, क्या संसाधन है, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। और शिक्षा नीति एक व्यापक है। बड़ी बात प्रमोद जी जो कही जाती है, आपने कहा कि ये कानूनी रूप से एक तरह से बाध्यकारी नहीं, मतलब कानून नहीं। आमतौर पर ये शिक्षा प्रणाली को लेकर ये कहा जाता है कि पहले जो 5 वर्ष होते हैं वो विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर मैं उसके मद्देनजर आपसे जानना चाहूँ कि ये राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो है पहले 5 वर्षों में विद्यार्थियों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और क्या बदलाव ये ला सकता है आने वाले दिनों में। देखिए जो 5 वर्ष है इसमें मातृभाषा का मतलब यह नहीं होता सिर्फ कि हिंदी मातृभाषा है। हिंदी एक स्वाधीन भाषा नहीं है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अपनी सहभाषाओं के साथ हिंदी खड़ी हुई है। अब के साथ अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, जितने अन्य भाषाएं जितनी हैं सभी जुड़कर एक संयुक्त मोर्चा बनाए हुए हैं। तो जब हम मातृभाषा कहते हैं तो उसके साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, जो स्थानिक भाषाएं हैं, वह भी उसमें भूमिका निभाती हैं। तो ये एक बहुभाषिक दृष्टिकोण है। 5 वर्षों में जितना आधारभूत शिक्षा का जो आधार है वो सुदृढ़ करना है। फिर अन्य भाषाओं से जो उसके आसपास है, जैसे अगर आप बॉटनी पढ़ा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो क्लासिक बॉटनी के आधार पर उसका ये बनेगा। उसके आसपास आम है, लीची है, जामुन है, पेड़ पौधे हैं, उसके पास दूब का पौधा है, फूलों का पौधा है। इस सब चीजों से वो आसपास की चीजों से ही वनस्पति विज्ञान में प्रवेश करेगा। इसी तरह से शिक्षा के दूसरे विषय हैं। दूसरे विषय में मान लीजिए कि आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, तो कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई पतला है, इंच है, पेंसिल है, पहिया है। इन सब चीजों से वह एक ज्यामिति त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, उस त्रिकोणमिति की ओर जाएगा। प्रमोद जी, एक सबसे बड़ी बात जो आपने अभी बताई, जो हिंदी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब ये तमाम चीजें उठी उसके बाद कई जगहों से, खासतौर से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से कहा जाता है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की मंशा, सरकार बार बार साफ कर रही है कि मातृभाषा यानी अंग्रेजी नहीं, मातृभाषा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना है। तो इसको चाहेंगे कि एक बार हमारे श्रोताओं के लिए स्पष्ट करें कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। मतलब किसी पे थोपना नहीं है, लेकिन अंग्रेजी की जगह मातृभाषा जो है उस क्षेत्र की जो मातृभाषा है, क्योंकि तमाम जो थीसिस आए हैं वो ये कहते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा का महत्व होता है, वो बहुत ज्यादा महत्व होता है क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इस भ्रांति को एक बार दूर करिए हमारे श्रोताओं के लिए, सरकार का स्पष्ट रुख क्या है। देखिए, पहले तो यह आवश्यक विषय है कि 1822 तक का रिकॉर्ड धर्मपाल की पुस्तक में है, जब 135-36 स्कूल केवल तमिलनाडु में हिंदी माध्यम के चल रहे थे। ये आश्चर्य का विषय होगा लोगों के लिए कि 19वीं शताब्दी में हिंदी का विरोध नहीं था। हिंदी का विरोध शुरू हुआ तब आजादी की लड़ाई में भी हिंदी का विरोध नहीं था, जब संविधान बना और हिंदी या हिंदी पट्टी ये सब बंटने लगा।
वहाँ की हिंदी थी, उसको हिंदवी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की हिंदी थी, हिंदवी कहा जाता था। बंगाल की हिंदी से ये वाली हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में विकसित हुई। वैसे ही पंजाब में हिंदी थी। तो भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं रही। और हमारी जो भाषाएं हैं, सभी भाषाओं का 13 भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का व्याकरण बनकर तैयार है। तो इसमें भाषाओं के बीच की जो दूरी और खाई है, उसको पिछले करिकुलम ने भी पाट दिया था। और इसने भी बहुभाषिकता का नाम लेकर काम कर एक तरह से स्थापित करके यह भी जो शिक्षा नीति है उसी बहुभाषिकता की ओर बढ़ेगी और प्रेरित कर रही है, जहाँ भाषाओं का बैरियर नहीं है। हम सुब्रमण्यम भारती की कविताएं हिंदी में, इसी तरह से बांग्ला कविताएं, तो एक तरह से हम शुरू से ही एक बहुभाषिक दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं। इस पर जो पाठ्य पुस्तकें बनी हैं वो हिंदी माध्यम में ही, अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य कोई 20% पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ एनसीईआरटी में था, अभी चल ही रहा है। भाषाओं को शिक्षा में विवाद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों ही निष्ठा नाम से कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा था, एनसीईआरटी से चल रहा था, रिपोर्ट देख सकते हैं आप। तो आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों ने ये कहा, गुजरात के लोगों ने ये कहा कि आप हिंदी में बोलेंगे तो हमें सीखने में सुविधा होगी, अंग्रेजी में माध्यम में मत बोलिए। अब ये हमारे प्रोफेसर जो गए थे उनके लिए आश्चर्य हुआ कि हम तो अंग्रेजी माध्यम को ही समझते थे कि पूरे देश में। अब आंध्र प्रदेश तक, कर्नाटक तक यही चल रहा है, तो महाराष्ट्र में तो है ही है। ये किस बात का बैरियर है? एक बात और मैं आपसे कह दूं, शिक्षा की माध्यम भाषा, उसको कहा जाता है कि माध्यम भाषा की व्यवस्था क्या है, किस माध्यम में पढ़ाया जाए, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। हमारे भारतीय शिक्षा में हजारों बरस से भाषा को कभी बैरियर नहीं बनाएगा। भाषा पहले नहीं, ज्ञान पहले, भाषा बाद में। उनका क्या है, भाषा पहले। आधुनिक शिक्षा की ये कमी बता रहा हूँ कि भाषा पहले सीखिए, ज्ञान बाद में। अरे ज्ञान पहले बच्ची की भाषा में भी सिखाइए, अब उसकी अभिव्यक्ति का सवाल होगा तो माध्यम भाषा की बात होगी, टूटी फूटी भाषा में भी बोलेगा, धीरे धीरे समझ जाएगा। ये एक मौलिक अंतर होगा जो बहुभाषिक शिक्षण पद्धति अपनाएंगे, और उसमें माध्यम भाषा की जब बात होगी तो उसमें एक भाषा की बात नहीं है, उसमें बच्चा जिस भाषा में समझ सके, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके, उसी को महत्व देगा। इस पाठ्यक्रम में जो फोकस किया गया है, स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और वयस्क शिक्षा, ये 4 क्षेत्र जो है, इनका अलग अलग फोकस एरिया क्या है, क्या इसका महत्व होगा? जैसे मान लीजिए कक्षा में उसके लिए भाषा, तो उसको हम उसके घर से क्लासरूम तक जोड़ेंगे। शिक्षकों के लिए जो नई नीति आई है, उस नीति में क्या विशेषता है कि हम मानकीकरण पर जोर नहीं दे रहे हैं माध्यम भाषा में। जब भाषा साहित्य की भाषा सिखलाएंगे, सामान्य सी बात है कि जो भाषाएं चलती हैं वो धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में आ जाती हैं, फिर साहित्य में, व्यवहार में आ जाती हैं। तो मेडिकल के लिए जब हिंदी बनाई गई तो अंग्रेजी का उसमें सहयोग लिया गया। ऐसा पुराने समय में जब हमारे न्याय शास्त्र की सबकी शब्दावली ग्रीक में गई थी, तो वह भी हमारे शब्दों को ऐसे ही उन्होंने रखा, उच्चारण भेद से उनका रूप बदल गया है। तो अब है क्या कि भाषा में कोई बैरियर लगाना, कोई अवरोध पैदा करना यह आवश्यक नहीं है। ये जो पंचकोश की अवधारणा है, ये पंचकोश की अवधारणा क्या है? इसको क्वेशेंट कहते हैं, IQ, EQ, SQ। तो पश्चिमी देशों से, अमेरिका वगैरह से सब IQ इनका बहुत तेज है, ऐसे सब कहते हैं ना, इंटेलिजेंस। लेकिन भारतीय अवधारणा इसके साथ अभी जुड़ी हुई है, और उसने नया चैप्टर खोला है, पंचकोशीय शिक्षा। तो उसमें क्या होता है कि शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे शिक्षाविद डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in